गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लेंस। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस स्टडी कर चुके थे। तो सबसे पहले तो लेंस क्या होते हैं? लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम कवर्ड विद टू रिफ्रैक्टेड सरफेस। दो रिफ्रैक्टेड सरफेस से कवर्ड एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, जिसको अपन क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। इन विच वन सरफेस इज कर्व, जिसमें से एक सरफेस आपकी कर्व जरूर होगी। लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट सरफेस, लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम कवर्ड विद टू रिफ्रैक्टेड सरफेस इन विच वन सरफेस इज कर्व, जिनमें से आपकी एक सरफेस कर्व्ड होगी। जैसे ये देखिए, इसी आधार पर हम लेंस को दो तरह से बांटते हैं। जैसे सबसे पहला है कॉन्वेक्स लेंस। इनको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। अगर ये लाइट को एक जगह फोकस करते हैं, एक जगह मिलाते हैं तो कन्वर्जिंग, और अगर फैलाते हैं तो डायवर्जिंग। ये कन्वर्जिंग लेंस है। ये देखिए, अगर दोनों फेसेस कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, बीच में से थिक और थिन एट द एजेस, बीच में से मोटे होते हैं और किनारों से पतले होते हैं। अगर दोनों फेस इस तरह से हैं तो इसको अपन नाम देते हैं बाइकॉन्वेक्स। इसको अपन क्या कहते हैं? बाइकॉन्वेक्स। अगर आपकी एक प्लेन सरफेस है, एक कॉन्वेक्स है, तो इसको अपन बोलते हैं प्लेनोकॉन्वेक्स। अगर आपकी एक कॉनकेव है और दूसरी कॉन्वेक्स है, तो इसको अपन बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स लेंस बीच में से थिक एट द मिडल एंड थिन एट द एजेस, बीच में से मोटे और किनारों से पतले होते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस है। इसके बाद आपका आता है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस बीच में से पतले होते हैं और किनारों से मोटे होते हैं। कैसे? थिन एट द मिडिल एंड थिक एट द एजेस। ये आपका बाइकॉनकेव है। अगर एक प्लेन हो और दूसरी कॉनकेव हो तो ये आपका प्लेनो कॉनकेव है। अगर आपकी एक कॉन्वेक्स और दूसरी कॉनकेव हो तो ये कॉन्वेक्सो कॉनकेव है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि लेंस क्या होते हैं। लेंस दोबारा से एक बार रिपीट करता हूं। लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम कवर्ड विद टू रिफ्रैक्टेड सरफेस। दो रिफ्रैक्टेड सरफेस से कर्व होगा, इन विच वन सरफेस इज कर्व। ये नेसेसरी है कि एक सरफेस आपकी कर्व होनी ही चाहिए। ठीक है, लेंस से रिलेटेड आप चीजें समझ चुके हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है लेंस फॉर्मूला। आइए देखते हैं। लेंस फॉर्मूला किसी के लिए भी निकाल सकते हैं आप, कॉनकेव के लिए भी निकाल सकते हैं, कॉन्वेक्स के लिए भी निकाल सकते हैं। हम यहां बाई कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। देखिए लेंस फॉर्मूला, एक तरह से हम इसको रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v और फोकल लेंथ f के बीच में भी बोलते हैं। तो ये आपका एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है। देखिए, ए बी सी और ए बी सी,
ये आपका एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है जिसमें दो स्फेरिकल सरफेस है, एक एबीसी और दूसरी एडीसी। अब ये एक आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ओ, कॉन्वेक्स लेंस इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाता है ये आई। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है और इमेज डिस्टेंस आपकी v है। अब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। इस डायग्राम में दो रिफ्रैक्टेड सरफेस हैं, एक एबीसी और एक एडीसी। तो चाहो तो आप इस इमेज आई को दो पार्ट्स में तोड़ सकते हो। तो सबसे पहले है एबीसी सरफेस के लिए, ये आपकी एबीसी सरफेस है। जैसा हमने कल डिस्कस किया था ये उसी तरीके से है। ये N1 मीडियम है, ये N2 मीडियम है, ये एक ऑब्जेक्ट है O और इस सरफेस पर ये गिरता है और ये इसकी ये इमेज बनाता है आई डैश। मतलब जो इमेज बनती है लेंस की हेल्प से ऑब्जेक्ट O की जो इमेज आई बनती है, इसको दो पार्ट्स में तोड़ लिया गया है। सबसे पहले रिफ्रैक्शन थ्रू एबीसी के बारे में डिस्कस किया गया एबीसी में। तो ऑब्जेक्ट O की ये वर्चुअल इमेज बनाता है आई डैश, ठीक है। ये आपका इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है C। आपको पता है ये इंसिडेंट रे होती है, ये रिफ्रैक्टेड रे होती है और ये आपका नॉर्मल हो गया। चाहो तो बिल्कुल सीधा बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इंसिडेंट एंगल आई हो गया, ये रिफ्रैक्टेड एंगल R हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U हो गई, इमेज डिस्टेंस V डैश लेना इस बार क्योंकgrupकि ये वर्चुअल इमेज है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर आपकी हो गई R1। तो अब मैं यहां लिख रहा हूं रिफ्रैक्शन थ्रू एबीसी से रिफ्रैक्शन को समझा रहे हैं। तो रिफ्रैक्शन थ्रू एबीसी का क्या फॉर्मूला आएगा बताइए। जैसा हमने कल डिस्कस किया था, ये आया था N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन R। पर यहां V की जगह V डैश लिया जाएगा और R की जगह R1। क्यों? क्योंकि ABC ने ऑब्जेक्ट O की वर्चुअल इमेज बनाई है I डैश। अब ये जो वर्चुअल इमेज I डैश है ये इस सरफेस के लिए, दूसरी सरफेस ADC के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। आइए देखते हैं किस तरह से। इसको इक्वेशन नंबर 1 देके छोड़ देना। अब हम दूसरी सरफेस लेते हैं ADC। ये आपकी वर्चुअल इमेज बनी हुई है पहले से ही आई डैश। ये रियल में नहीं है, ये रियल में नहीं है, फिर समझिएगा ये वर्चुअल है। बट ये वर्चुअल इमेज जो इस फेस एडीसी है उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब देखिए ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा C। यहां से आप चाहें तो डाल दीजिएगा परपेंडिकुलर। ये इंसिडेंट रे है, यहां से गई स्फेरिकल सरफेस पर, इस पॉइंट पर इंसिडेंट होगी, लेकिन इसकी इमेज इधर नहीं बनेगी। इसकी इमेज इधर नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट की तो वर्चुअल इमेज बन जाती है, बट जब वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है तो उसकी इमेज इस साइड नहीं बनेगी। बस सीधा सा बात है कि ये तो है ही नहीं, ये तो हमने इसको डिस्क्राइब करने के लिए मान लिया कि ये दो तरीके से मिलकर बना होगा। ऑब्जेक्ट हो कि एबीसी ने पहले कोई वर्चुअल इमेज बनाई होगी और इस वर्चुअल इमेज ने एडीसी के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम किया होगा जिसने उसकी एक रियल इमेज बनाई होगी आई। तो ये ऑब्जेक्ट ओ की इमेज गई इधर और यहां से लौटकर वापस ये इधर आएगी और ये बनेगी तुम्हारी क्या सर आई।
दोबारा दिमाग में भर लीजिए इस बात को। आप ये नहीं कहेंगे सर ये लाइट रे गई तो इधर क्यों नहीं बनी, भाई साहब ये वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज कभी भी तो उसी साइड नहीं जाती है, उसी साइड लौट के आती है, ये एक तरह का कॉन्सेप्ट बना लीजिए आप, ठीक है। अब आपकी वर्चुअल इमेज डिस्टेंस कितनी हुई, वर्चुअल इमेज मतलब वर्चुअल इमेज ने ऑब्जेक्ट की तरह काम किया तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपकी हो गई v डैश, इमेज डिस्टेंस आपकी हो गई v, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी हो गई आपकी r2 ले लेंगे। इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा तो आपको पता चल जाएगा ये एंगल I है, अब ये लौट कर वापस गया है तो ये एंगल R है। अब लाइट रे उल्टा N2 से किस में आई है, N1 में। अब हम इसी तरीके से फॉर्मूला लिखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ADC से अब हम रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। तो अब बहुत कुछ बदला है, जहां आपने पहले U लिया था अब U की जगह लिया जाएगा V डैश, जहां आपने पहले R1 लिया था उसकी जगह लिया जाएगा अब R2। पहले लाइट रे N1 से N2 में जा रही थी, अब लाइट रे N2 से N1 में आ रही है, तो N1 का चेंज होगा N2 में और N2 का चेंज होगा, यही लिख देते हैं, N2 का चेंज होगा किसमें, N1 में। और जहां पहले आपने इमेज V डैश लिखी थी अब V डैश की जगह पे आप लिखेंगे V। इन सब को पुट कीजिए, N2 की जगह क्या लिखेंगे आप, N1, V डैश की जगह क्या लिखेंगे V, माइनस N1 की जगह N2, U की जगह क्या लिखेंगे आप V डैश, बराबर N1 माइनस N2 अपॉन R2, इक्वेशन नंबर 2। दोबारा समझिए इस बात को। अब पहले लाइट रे N1 से N2 में जा रही थी, अब N2 से N1 में आ रही है, तो N1 और N2 आपस में इंटरचेंज किए, जहां पहले N1 यूज किया जाता था वहां है N2, जहां N2 यूज किया जाता था वहां N1। इमेज डिस्टेंस पहले V डैश थी, अब इमेज डिस्टेंस V है। अब B डैश ने किसकी तरह काम किया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की तरह काम किया है, ठीक है सर। अब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 और 2 इक्वेशन को ऐड कीजिए, लेफ्ट साइड टर्म को लेफ्ट साइड और राइट साइड टर्म को राइट साइड, N2 अपॉन V डैश माइनस N1 अपॉन U प्लस N1 अपॉन V माइनस N2 अपॉन V डैश, और N2 माइनस N1 अपॉन R1 प्लस N1 माइनस N2 अपॉन R2। देखिए N2 अपॉन V डैश से ये कैंसिल हो गया, ये माइनस का ये प्लस का है, N1 कॉमन आ जाएगा, यहां क्या बचेगा बताइए, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, बराबर आप यहां से N2 माइनस N1 कॉमन लीजिए, तो देखिए यहां तो बचेगा 1 अपॉन R1, लेकिन ये N1 माइनस N2 है इसलिए इसके आगे आपको माइनस लगाना पड़ेगा। ये N1 माइनस N2 है और मैंने कॉमन N2 माइनस N1 लिया है, इसलिए इसके आगे हमने क्या लगाया है, माइनस 1 अपॉन R2। इस N1 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, N2 अपॉन N1 माइनस 1 अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ठीक है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U बराबर N2 1 माइनस 1 और 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये तुम्हारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। जनरली हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखते हैं। आप कहेंगे क्या सर इंफिनिटी पे? नहीं सर, हमारी आइस के लिए जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है और 25 सेंटीमीटर के सब पॉइंट्स, बाद के सब पॉइंट को हम इंफिनिटी मानते हैं। तो अगर हम u इंफिनिटी पे लें, इफ u एट इंफिनिटी, अगर u इंफिनिटी पे होगा तो ऑब्वियस बात है उसकी इमेज कहां बनेगी, फोकस पर। ये आप पहले भी देख चुके हैं। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो इमेज कहां बनेगी उसकी, फोकस पर। आप इन वैल्यू को रखिए, v की जगह f माइनस इंफिनिटी की जगह
u की इंफिनिटी बराबर n टू 1 n टू 1 माइनस 1 और यहां 1/r1 माइनस 1/r2। इंफिनिटी का किसी में भी डिवाइड लगेगा, आंसर क्या आएगा? 0। तो यहां क्या बचा देखिए, 1/f बराबर n टू 1 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ये तुम्हारी इक्वेशन नंबर हो गई 4। इस इक्वेशन 4 को हम लेंस मेकर फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन? लेंस मेकर फॉर्मूला। आप इस इक्वेशन 4 को 3 में यूज कर दीजिए, यानी n टू 1 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। इस इक्वेशन 4 को आप 3 में यूज कर दीजिएगा। जैसे ही आप इस इक्वेशन 4 को 3 में यूज करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, तो देखिए 1/v माइनस 1/u, और ये जो सारी वैल्यू है इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है? 1/f। तो ये आपका लेंस फॉर्मूला है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। मिरर में ये 1/v प्लस 1/u आता है, लेंस में ये माइनस में आया है। इसके बाद मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है उसको मैग्निफिकेशन कहते हैं। लेंसेज के केस में m बराबर होता है v/u, m बराबर v/u। तो ये लेंसेज के केस में m बराबर v/u, और ये प्लस या माइनस इमेज की पोजीशन पर डिपेंड करेगी। अगर इमेज उल्टी है तो माइनस में आएगी, इन्वर्टेड है तो, और सीधी है तो ये प्लस में आएगी। और यहां पर ये जो देखें आप इन दोनों फॉर्मूले को, मैग्निफिकेशन पावर को और इसकी लेंस के फॉर्मूले को, तो ये मिरर के उल्टे आए हैं। मिरर में यहां प्लस आता है, लेंस में यहां माइनस आता है। मिरर में यहां माइनस आता है और यहां ये प्लस आता है। ठीक है, तो ये लेंस फॉर्मूले से रिलेटेड चीज थी, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। आप इसे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें इमेज फॉर्मेशन एक बार में हो सकता है ये ना भी हो, तो इसको कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके ये आपसे सही होगा। ये जो इक्वेशन 4 है इसको बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, इक्वेशन 5 को लेंस फॉर्मूला बोलते हैं। और लेंस मेकर फॉर्मूला जो है ये एकमात्र ऐसा फॉर्मूला है जो फोकल लेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में रिलेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, बहुत ही बड़े टॉपिक है। तो आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आप इन सभी लेक्चर्स को जो दिए जा रहे हैं इनको अच्छी तरीके से देखिए, इनके वीडियो लेक्चर्स को बार बार सुनिए, बार बार दिमाग में रखिए, आपको काफी अच्छी तरीके से आपके माइंड में स्टोर हो जाएंगे। ओके, दैट्स ऑल।